नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की जो है एसएसटी पढ़ा रहा है, यानी कि सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत मैंने आपके 3 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ये आपका कह सकता हूं आपके सामाजिक विज्ञान का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका ये चौथा चैप्टर और इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आ जाएगा, यानी कि जो इसके बाद वाला चैप्टर है उसके बाद आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो हमने पिछले 3 चैप्टर पढ़े, हमने सबके 2-2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए, जिसकी हेल्प से आपका वो जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आज इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और जिसके अंतर्गत ये क्या होगा, ये जो आपका चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में हमें कैसे क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि औद्योगिकीकरण का युग। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि औद्योगिकीकरण क्या होता है। औद्योगिकीकरण से यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होता है उसके पहले की स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या हुई, किन देशों में ये हुआ, किस प्रकार से कह सकता हूँ औद्योगिकीकरण हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे किस प्रकार से पड़ता है। तो हम यहाँ पे इस चीज को देखेंगे और मैं साथ में यहाँ पे आपको कई सारे एमसीक्यू कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपको पहला टॉपिक दिख रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा है औद्योगिकीकरण का युग। जस्ट एक मिनट मैं भी आपको बताता हूँ कि औद्योगिकीकरण क्या होता है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखी रहेंगी, पीपीटी के थ्रू मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा और इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि औद्योगिकीकरण होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है औद्योगिकीकरण का, जैसा कि आपको पता है कि पहले यानी कि प्राचीन समय में जब हम लोगों का कह सकता हूँ औद्योगिकीकरण का जो युग आया, यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी के पास, उससे पहले जो पूरे विश्व में कह सकता हूँ, पूरे देश में या पूरे यूरोप में क्या होता था कि जो काम होते थे उनको कह सकता हूँ कि हाथों के द्वारा किया जाता था। यानी कि मैं बस यहाँ पे अभी यूरोप की बात कर रहा, तो यूरोप के अंदर कह सकता हूँ कि 19वीं शताब्दी से पहले क्या होता था, यहाँ पे 19वीं शताब्दी से पहले होता ये था कि जो काम होते थे उसको किससे किए जाते थे, तो याद रखिएगा इनको हम लोग हाथों से करते थे। और क्या होता है, लेकिन और आप एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जब काम हाथों से किए जाएंगे तो वहां पे क्या होंगे, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, यानी फैमिली के जितने भी लोग हुआ करते थे सारे लोग मिल करके कामों को करते थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मशीनों का निर्माण हुआ, मशीनें कई सारी डेवलप हो गई और उसके कारण क्या होता है कि जो काम होता है वो उसको कह सकता हूँ एक प्रकार से इजी वे में किया जाता है और वहां पे ज्यादा लोगों की हमें क्या है आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार का जो चेंज आता है इसी को हम लोग औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो बस सिंपल सा है कि प्राचीन समय में क्या होता था यूरोप के अंदर, स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूंगा इंग्लैंड की, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो है लोग क्या है, पूरा परिवार मिलकर के किसी एक काम को करता था, किसी पर्टिकुलर काम को, जैसे खेती हो गया, कपास की खेती हो गई और भी बहुत सारी चीजें हो गई, सूत काटना बनाना, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद समय का परिवर्तन होता है, चीजों को हम क्या करते हैं, कह सकता हूँ कि एक प्रकार से मशीनों द्वारा करने लगते हैं। और जब हम मशीनों के द्वारा करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, किससे हम लोग काम करने लगे बाद में, तो याद रखिएगा मशीनों से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही चीजें आपको यहाँ पे समझाई गई थी। क्या लिखा गया ध्यान से देखिए, बोला कि औद्योगिकीकरण का युग है, ये क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत देखते चलिए और मैं आपको एक्सप्लेन करा। बोला कि औद्योगिकीकरण का इतिहास जो है कारखानों की स्थापना के साथ हुआ, यानी कि जब मशीनें डेवलप होने लगी, कई प्रकार की मशीनें आपकी बनने लगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए जब ये कह सकता हूं एक प्रकार से कृषि होती थी, खेती होती थी और मशीनें नहीं थी। जैसे कि आपको पता है आज आपकी ट्रैक्टर से जुताई होती है और भी कह सकता हूं जो कटाई होती है वो भी मशीनों से होती है, इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन जब इनके पहले ऐसा नहीं था तो जो परिवार के लोग होते थे वो लगभग सारे लोग मिल करके कामों को करते थे। लेकिन बाद में मशीनें आई तो ये चीजें कम हो जाती है। और एक प्रकार से जब मशीनें कहाँ बनेंगी तो आपको याद रखना है कि वो तो आपके कारखानों में बनेंगी। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है कि औद्योगिकीकरण का जो इतिहास है वो कारखानों की स्थापना के साथ शुरू हुआ। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज
कि औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होता है वो सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंग्लैंड में। यही इसीलिए मैं आपको इंग्लैंड पहले ही बताया, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे क्या बोला है, जिस युग में वस्तुएं हाथ से बनना कम हुई और मशीनों, फैक्ट्रियों एवं तकनीकों का विकास हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं औद्योगिकीकरण का युग। तो ये आपको ध्यान देना है। मैंने अभी आपको बताया कि हाथ से जो काम किया जाता था वो धीरे धीरे कम होने लगा, लोग कम काम करने लगे और उनकी जगह पे क्या होता है कि मशीनें काम करती हैं, यानी मशीनों के द्वारा कामों को किया जाने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे टाइम को औद्योगिकीकरण का युग कहेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यही आपके चैप्टर का कह सकता हूँ टाइटल है। आगे क्या बोला, इसमें कृषि करने वाला समाज औद्योगिक समाज में बदल गया, यानी कि जो लोग खेती करते थे, जो लोग काम करते थे, अब उनका क्या है, काम पूरी तरीके से लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि कामों को हम लोग मशीनों के द्वारा करवाते थे। तो ये जो व्यक्ति थे ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अब कह सकता हूँ कृषि का कार्य छोड़ के अब ये मशीन जहां पे होती हैं या फिर कह सकता हूँ जो कारखाने हैं वहां पे ये काम करने को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये कब बता रहा कि ये 1760 से लेकर के 1840 तक का युग औद्योगिकीकरण का युग कहलाया। यानी कि औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में कब हुआ था, तो 1760 से 1840 के बीच में। इस औद्योगिकीकरण का मतलब क्या होता है कि जब हम पुराने कामों को कह सकता हूं हाथ से करने को कम कर दें और हम वहां पे मशीनों का उपयोग करके कामों को ज्यादा करते हैं। इस प्रकार के युग को, इस प्रकार के टाइम को, इस प्रकार के समय को हम लोग औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिखा गया, अगली आपकी हेडिंग क्या होती है, तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो फिगर है एक प्रकार से बिल्डिंग्स को ये दिखाया गया है। आगे क्या बोल रहा, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे बोला कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व, यानी कि जब 1760 के दशक से पहले क्या हुआ था, तो याद रखिए जब मशीनें नहीं होती थी तो क्या होता था, तो आपको पता है कि मशीनें नहीं होंगी तो चीजों को हाथों से किया जाएगा। परिवार के जितने भी सारे लोग रहेंगे सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। वहां पे जो है कि पैसा कम लगता है, जैसे कि हम मशीनों से जब काम को करवाते हैं तो हमें ज्यादा पैसे को पे करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसा नहीं था, यानी कि मशीनें निर्मित नहीं थी, तो उस टाइम सारे लोग काम करते थे, परिवार के सदस्य, तो वहां पे जो कह सकता हूं एक प्रकार से उत्पादन भले कम होता था लेकिन वहां पे पैसे भी हमें कम लगाने पड़ते थे। तो यही सारी चीजें, आइए हम एक एक करके हम इन चीजों को देखते हैं। क्या बोल रहा कि औद्योगिकीकरण के शुरुआत के चरण को आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे आदि, और आदि का मतलब क्या होता है, ध्यान से याद रखिएगा। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इसका मतलब होता है प्रारंभ। यानी कि जब औद्योगिकीकरण स्टार्ट नहीं था तो होता क्या है कि उस टाइम हम लोग कह सकते हैं कि कारखानों के बजाय लोग घरों में काम को किया करते थे, खेतों में काम को किया करते थे, घरों में काम को किया करते थे। लेकिन जैसे ही मशीन डेवलप हो गई, वो जो मशीनें वो कारखानों में चलने लगी और वहां पे जो लोग थे वो कृषि को छोड़ देंगे और जा करके कारखानों में काम करेंगे। और मशीनें जब चलने लगती है तो वहां पे आपको याद रखना है कि जो है उत्पादन ज्यादा होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आगे वो आपको काम आएगा। आगे क्या बोला, बड़ी मशीनों व बड़े पैमानों पर उत्पादन की शुरुआत नहीं हुई थी। यानी कि जब स्टार्टिंग हुआ था, मतलब कि मशीनें नहीं होती हैं, तो जब लोग काम करते हैं हाथों के द्वारा इस प्रकार की चीजों से, तो वहां पे उत्पादन भी थोड़ा कम होगा, लेकिन मशीनों का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। आगे क्या बोला, गांव में सामान बनते थे तथा शहर के व्यापारी उन्हें खरीदते थे और शहर में ले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गांव में क्या है, गेहूं हुआ और गेहूं से आटा बना, और उसी आटे को कह सकता हूं व्यापारी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले शहरों में ले जाते थे और अपना वहां पे वो बेचते थे। तो ये क्या है, ये आपका जब औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले की ये सारी स्थिति है। और आपको ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ऐसी चीजें जिनको आप खुद से रिलेट कर सकते हो। आगे क्या बोला, उत्पादन पूरी तरीके से बुनकरों, कारीगरों और किसानों द्वारा हस्त निर्मित होता था। बुनकर मतलब जो कपड़ों का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे कारीगर का मतलब जो लोग अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाते हैं, और अगला है किसानों द्वारा, यानी ये खेती करते हैं। तो ये करते थे, शहर के व्यापारी आते थे, कब, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पहले आते थे वो लोग और चीजों को लेके जाते थे। इससे होगा क्या, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी कह सकता हूं एक प्रकार से रोजगार मिलता था, वो बेरोजगार नहीं होते थे, उन्हें किसी भी कंपनी में जाकर के काम करने की जरूरत नहीं होती थी। वो घरों पे बैठ करके अपने पूरे परिवार के साथ कार्य को करते थे, उत्पादन करते थे और उसको शहरों में बेचने का कार्य करवाते थे। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं।
और आगे क्या बोला, सूत काटने, और बोला कि जो धागा मिलता था उससे बुनकरों, और आगे क्या बोला, फुर्लज कपड़ा समेटने वाला। इन चीजों को मैं भी आपको आगे बताता हूं, ध्यान से देखिए। बोला कि विश्व बाजार में बेचने से पूर्व कपड़ों की फिनिशिंग लंदन में होते थे। फिनिशिंग का मतलब कह सकता हूं, फिनिशिंग का मतलब होता है चुनट बना करके, यानी कि कपड़ों को एक प्रकार से व्यवस्थित करके आगे काम करना। ये कहाँ होता था, तो याद रखिएगा लंदन में, जिसके परिणाम स्वरूप लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाने जाना लगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि लंदन फिनिशिंग सेंटर का क्यों है, इसका नाम पड़ा है लंदन फिनिशिंग सेंटर, और ये नाम से ही आपको याद रखना है कि ये कहाँ पड़ेगा, ये आपका लंदन में होता है। और ये कब होता था, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तब। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व ऐसा होता था, लोग हाथों से काम करते थे, गांव में लोग काम अपने परिवारों के साथ करते थे, चीजों को उत्पादित करते थे। बुनकर जो होते हैं वो कपड़ा बनाते हैं, जो कारीगर होते हैं वो सामान को निर्मित करते हैं, इसके अलावा जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं, और जो उत्पादन होता है, उत्पादित चीजों को कह सकता हूं एक प्रकार से जो शहर के व्यापारी होते हैं वो आते हैं लेकर के जाते हैं। और साथ में कपड़े के फिनिशिंग का जो काम होता था उसको वो कहाँ होता था, तो याद रखिए वो लंदन में होता था। इसीलिए लंदन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया लंदन फिनिशिंग सेंटर के नाम से हम लोग जानते थे। कब, औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी जब मशीन जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। आगे क्या बोल रहा, आगे बोला कि कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, मैं उनको बता देता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको समझना पड़ेगा, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि आदि का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, आदि का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। जैसे एक आपने सुना होगा आदि, फिर सुना होगा आपने अंत। आदि का मतलब होता है किसी भी चीज की स्टार्टिंग या किसी भी चीज का प्रारंभ होना, किसी चीज का शुरू होना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आदि के नाम से जानते हैं। और जबकि कह सकता हूं अगला वर्ड है, यानी कि पहला जो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा होगा वो क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका वर्ड है आदि। और आदि का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, कोई भी चीज को स्टार्ट करना। तो बोला किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत, तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे बोला कि स्टेपलर क्या होता है, तो याद रखिए स्टेपलर आप स्टेपलर जानते होंगे जिनको हम पंचिंग करते हैं, लेकिन इस स्टेपलर का मतलब ये नहीं है। स्टेपलर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो क्या करता था, रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था या छांटता था। जैसे आपने कपास देखा हो, कपास की खेती होती है, वहां से हम क्या करते हैं, रुई जो होती है, रुई उसको हम कपास के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो उसमें से हम कपास के अंदर से रुई को छांटते थे। यानी कि जो व्यक्ति कपास के अंदर से रुई को छाटे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए स्टेपलर कहते थे। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे एक वर्ड है उसको बोलते हैं फुलर। फुलर क्या होता है, बोला ऐसा व्यक्ति, ये भी एक व्यक्ति होता था, बोला कि ये क्या करता है, चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। जैसे आपको पता है, जैसे कोई कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को ऊपर से कह सकता हूं चुन्नट बना लीजिए इस प्रकार से, और मतलब इकट्ठा कर लीजिए हाथ में, उसी को बोलते हैं चुन्नट बनाना। तो जो व्यक्ति चुन्नट बनाने का काम करता था कपड़े को, उसको हम लोग क्या कहते थे, फुलर कहते थे। एक और यहाँ पे वर्ड है उसको हम बोलते हैं कार्डिंग। तो कार्डिंग क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। बोला कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो कार्डिंग वाला है इसको फिर से देख लीजिए, ये एक ऐसा प्रक्रिया, यानी कि जो हम कपास को प्राप्त करते हैं, कपास से कह सकता हूं, कपास को छाट करके हम अलग रुई जैसा बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कताई। और कह सकता हूं उसी रुई को इस तरीके से लपेट करके कह सकता हूं एक लंबे धागेनुमा संरचना बना करके उससे बुनकर जो कपड़े बना देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बुनकर कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे आपका कपास है और कपास से हमने क्या प्राप्त किया, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे रुई लिख दे रहा, और इसी से बाद में धागे बना दिए जाते हैं और धागे से फिर आपके कपड़े। तो ये कौन करता है, तो इनको हम कहते हैं, ये है एक प्रकार से क्या इन चीजों को हम इस वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं बुनकर, और इसको कह सकते हैं काश्तकर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे क्या बोल रहा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा कि ये कार्डिंग आपको समझ में आया कि वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए अलग किया जाता है। फुलर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कपड़े को चुन्नट बनाए। और स्टेपलर क्या होता है, स्टेपलर ऐसा कह सकता हूं कि एक व्यक्ति होता है जो कह सकता हूं कपास के अंदर से ऊन या रेशों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये 4 वर्ड आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। आगे क्या बोला, आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या बोला
कि कार्डिंग, रोलिंग और स्टेपलिंग से जुड़ी उत्पादन प्रक्रिया का संबंध किससे है? क्या ये वस्त्र उद्योग से? यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको इसका आंसर करना है। बोला कि कांच उद्योग से, नहीं, हमने कांच उद्योग के बारे में अभी पढ़ा ही नहीं, तो इसका आंसर तो ये होगा नहीं। अगला है कि बोला जलपोत उद्योग से, यानी जो बंदरगाह पे जहाजें बनती उनसे, बिल्कुल नहीं। रेलवे से, इसका भी नहीं। और आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग से, क्योंकि हम यहाँ पे कपड़ों के कपास से रेशे को प्राप्त करते हैं, फिर उसी के माध्यम से हम कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे क्या है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये आपका PYQs है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे क्या बोल रहा कि आदि का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की प्रारंभिक अवस्था। आदि का मतलब क्या हुआ कि जो औद्योगिकीकरण स्टार्ट होने वाला था, क्या बोल रहा? औद्योगिकीकरण आपका, यानी कि जब मशीनें डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, तो उनका जो प्रारंभिक फेज था, यानी कि जो स्टार्टिंग का फेज था, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग आदि औद्योगिकीकरण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, ये आपको याद रखना है, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा कि आदि औद्योगिकीकरण क्या हुआ है? बोला कि औद्योगिकीकरण का इस इतिहास कारखानों से है। ये जो मैंने चीजें पहले आपको बताई, वही आपको दोबारा रिपीट हो गई हैं। तो ये जो पहली स्लाइड पे मैंने आपको समझाया था, चीजें वही हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। डेट पूछेगा औद्योगिकीकरण सबसे पहले कहां हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बोला कि कारखानों का उदय, स्टार्टिंग में जब ये औद्योगिकीकरण यानी मशीनों का डेवलपमेंट हुआ था, तो किस प्रकार से कारखाने बनना स्टार्ट थे। तो इन चीजों पे आप लोग फोकस कीजिएगा। क्या बोल रहा कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम कब? 1730 के दशक में पहला कारखाना खुला। ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कारखाना कहाँ खुला था, तो उसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। और वो भी कब खुला था, तो आंसर हो जाएगा 1730 में। आगे क्या बोला? 18वीं सदी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे जैसे वहां पे मशीनें बनती गई, क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। आगे क्या बोला? यह कारखाना कपास पर आधारित था, यानी ये कपड़े को बनाना स्टार्ट किया। याद रखिएगा, पहले ये कपड़े को बनाते हैं, बाद में लोहे को उपयोग करने लगते हैं, ये सारी चीजें, तो ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्टिंग में ये किसका काम करते हैं? ये पूरी ये जो लाइन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले कहां पे कारखाना खुला? तो इंग्लैंड में। कब खुला? 1730 में। बाद में ये कारखाने ज्यादा होने लगे, और ये जो कारखाने बनते थे, इनके अंतर्गत कह सकता हूं कि कपास जो है उससे कपड़े बनाने का कार्य होता था। तो ये आपको याद रखना है। आगे क्या बोला? 18वीं सदी में कई आविष्कार हुए, जिसमें कार्डिंग, ऐंठना और कताई और लपेटना आदि शामिल था। यानी कि कह सकता हूं एक प्रकार से हमने पीछे जो वर्ड्स पढ़े, उसमें हमें अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कताई करेगा वो अलग होगा, जो उसको मतलब कह सकता हूं एक प्रकार से ऐंठन जो होता है उसको चढ़ाने में या लगाने में एक अलग व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। मतलब कई सारे लोगों का काम होता था। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ, जब मशीनें आ गई तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती थी, एक दो लोगों से वो सारा काम हो जाता था। तो वही आपको यहाँ पे बोला कि कार्डिंग में कपास या ऊन के रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता था। बोला उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव आए। 1770 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है? बाहर से कपास को भी मंगाने लगता है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। कब? 1770 में क्या होता है कि जब ब्रिटेन के अंतर्गत कह सकते ब्रिटेन के अंदर कई सारी मशीनें डेवलप हो जाती हैं। तो अब जब मशीनें डेवलप हो रही हैं, तो उनको कह सकता हूं उत्पादन करने के लिए, जिस भी चीज का उत्पादन हो रहा उसके लिए उन्हें कच्चे मालों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो कह सकता हूं मशीनें बनती थी, ये कपड़ों बनाने का काम करते थे, यानी कि उनको कपड़े बनाने के लिए कपास की जरूरत पड़ेगी। अब ब्रिटेन में उतना कपास होता नहीं था, तो ब्रिटेन क्या करता है? दूसरे देशों से कपासों को मंगाना स्टार्ट करेगा, और जब कपास का आयात ज्यादा करेगा, तो यानी कि कारखाने और कंपनियां जो होंगी वो ज्यादा धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या बोल रहा कि 1787 पहले क्या किया कि 1770 में आपने देखा कि 25 लाख पाउंड कच्चे कपास को वो आयात करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि इससे 17 साल बाद ये कितना बढ़ के हो गया था? तो 220 लाख। आप देख रहे हैं कि इसकी कीमत में कितनी वृद्धि हुई। ये 25 लाख केवल होता था, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 195 लाख पाउंड जो है कपास बढ़ जाता है। यानी कि कितना उसका कह सकता हूं एक प्रकार से इसका ये 7 गुना या 8 गुना लगभग है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से कपास की मात्रा वहां ब्रिटेन में ज्यादा होती है, वो आयात भी करने लगता। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये कब हो रहा? तो याद रखिए 1800 से पहले की ये सारी बातें हैं। आगे ये चेंज होगा, तो इन चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये डेट्स को
आगे क्या यहाँ पे क्या बोला कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले किस देश में हुआ था। यहाँ पे आपको डेट मेंशन है कि ये 2020 में पूछा गया। इसके अलावा भी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, सारी डेट्स वहां पे मेंशन नहीं है, बट आप इसको ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? अमेरिका नहीं, ये गलत है, चीन में, यूएसएसआर में नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे क्या है? आगे यहाँ पे बोला इंग्लैंड में कारखाने खुलने आरंभ हुए, कब हुए थे? आगे बोला कि या तो फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ कौन से दशक में माना जाता है। तो अभी आपको यहाँ पीछे स्लाइड में यहाँ पे मैंने दिखाया, जैसा कि आपको यहाँ पे 1730 के दशक में आपको आंसर दिख रहा होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिए 1730 में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1730 के दशक में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोल रहा? हाँ, आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा, तो बोला कि 1840 के पश्चात ब्रिटेन ने जिस उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ, यानी कि ब्रिटेन के अंदर मैंने ये, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा कि ब्रिटेन है, और ये ब्रिटेन के अंतर्गत यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, 1840 में, और इसके बाद इधर क्या होगा, 1840 से बढ़ता जाएगा, और इसके पहले क्या बोला कि 1840 के बाद ब्रिटेन में कौन सा, कह सकता हूं कि कारखाना या कौन सा कार्य सबसे ज्यादा हुआ। तो याद रखिएगा 1840 के पहले ये क्या करता था, सूती वस्त्रों को बनाता था। मैंने अभी आपको बताया, ये ध्यान दीजिएगा, सूती वस्त्रों को बनाता था। लेकिन 1840 के बाद ये जो है सूती वस्त्रों पे अपना ध्यान केंद्रित करना कम कर चुका था, और 1840 के बाद कह सकता हूं ये लोहे, इन सारी चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, लोहा और स्टील। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या किया, ब्रिटेन ने 1840 के पहले अपने देश में पूरे, कह सकता हूं, सूती वस्त्रों का विकास किया, लेकिन इसके बाद क्या करता है, वो लोहे और स्टील पे अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। तभी आपने सुना होगा कि 1853 में भारत के अंदर कह सकता हूं भारत की पहली रेल चलाई गई थी, जो कि मुंबई यानी कि बंबई से लेकर के थाने तक की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1853 में क्या हुआ था, भारत के अंदर रेलवे का विकास हो रहा है। आपको पता है कि 1853 में जो अंग्रेज हैं वो हमारे देशों के अंदर उपस्थित है, हमारा देश उनका उपनिवेश था, और यहाँ पे हम उपनिवेश की बात अभी आगे करेंगे। बट अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ब्रिटेन 1840 से पहले सूती वस्त्र पे ध्यान दिया, जिसके लिए वो कपास का आयात करता था, जबकि 1840 के बाद वो क्या करता है, लोहे और स्टील पे अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर आपको लगा होगा कि सूती उद्योग है, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लोहा और स्टील। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला, कारखानों से लाभ क्या हुए। तो कारखानों से जो है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, लेकिन कह सकता हूं बाद में इससे घटा होने लगता है। कैसा घटा, कि जो कई प्रकार की डिजाइनें ऐसी होती हैं जिनको केवल हम लोग हाथ से बना सकते हैं, उनको मशीनें नहीं बना सकती हैं। तो कई सारे ऐसे, और एक और क्या घटा हो सकता है कि जब चीजें मशीनों से बनना स्टार्ट होंगी तो जो सामान होगा वो क्या होगा, सामान आपका महंगा पड़ने लगेगा, यानी कि लोग उसको क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, क्योंकि सामान जब ज्यादा महंगा हो जाएगा तो क्यों लेंगे। जबकि जब वो हाथों से बनते हैं तो उनका जो, कह सकता हूं, उनपे जो लागत होती है, उनकी जो कीमत होती है वो कम होती है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे व्यक्ति है जिनका नाम है रिचर्ड आर्कराइट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कह सकता हूं कि सूती कपड़ा के लिए एक मिल की स्थापना की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं भी आप इसको बता दे रहा। क्या बोला कि 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया की कुशलता को बढ़ा दिया। आगे बोला कि प्रति मजदूर उत्पादन क्या था, बढ़ गया था, यानी कि जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो भी देश के अंदर व्यक्ति थे वो कपास के उत्पादन को ज्यादा करने लगे थे, क्योंकि वहां पे सूती वस्त्रों का बोलबाला था। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पे ध्यान देते हैं। बोला पहले से ज्यादा मजबूत धागों और रेशों का उत्पादन होने लगा था। और आगे क्या बोला कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रिचर्ड आर्कराइट, ये ध्यान दीजिएगा, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में। बोला कि रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले किस चीज की स्थापना की थी, तो सूती कपड़ा मिल के लिए। अब आपको इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इन चीजों को ध्यान देना है। कौन है, रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने सबसे पहले, कह सकता हूं, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आपकी सूती कपड़ा मिल की स्थापना की थी, रूपरेखा तैयार की थी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोला कि अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था, यानी कि लोग हाथों से बनाते थे।
हथकरघों से बनाते थे, चरखों के द्वारा कपड़ों का निर्माण करते थे। लेकिन ये जो कह सकता हूँ रिचर्ड आर्कराइट थे, इन्होंने कह सकता हूँ एक प्रकार से सूती कपड़ा मिल खोलने की योजना बनाई, रूपरेखा तैयार की, जिसके बाद जो कपड़े हैं वो शहरों में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले कहाँ बनते थे तो याद रखिएगा, इसका जो उत्पादन होता था वो देहात में होता था। इन चीज को आपको याद रखना है। बोला कि यह काम लोग अपने अपने घर पे ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उनको कारखानों में लगाया जाने लगा, और वो जो व्यक्ति अपने घरों पे बैठ के काम करते थे अब उनको कारखानों में जाकर के काम करना पड़ता है। ये चीजें आपको ध्यान दीजिएगा। बोला कि कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते क्या बोला कि उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता व ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। जैसे गांव में जब कपड़ा उत्पादन होता है तो अगर कोई परिवार कपड़ा उत्पादन का काम कर रहा था तो उनकी वो मर्जी थी कि जब वो चाहेंगे वो कपड़े को उत्पादन करेंगे, और उनका नहीं मन है तो वो उस चीज को छोड़ करके बाद में भी कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें। लेकिन जब हम क्या करते हैं, वो लोग कंपनी के अंदर काम करने लगते हैं तो वो एक प्रकार से बंध जाते हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का कंट्रोल आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है कि आपको इतने से इतने टाइम तक काम करना है और इतना करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और क्या बोल रहा कि यहाँ पे जो है रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आगे क्या बोला कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, क्या बोला कि सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। कब? 1840 से पहले, जो मैंने आपको बताया। आगे क्या बोल रहा कि तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर रखा है, 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद क्या होता है, मैंने अभी आपको जो पीछे लिख के दिखाया, इसके बाद लोहा और स्टील आगे निकल जाता है। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। मैंने भी आपको ब्रिटेन के अंदर कब हुआ, 1840 में रेलवे का निर्माण, जबकि कह सकता हूं कि उसके जितने भी गुलाम बनाए गए, कब्जे के उसके कंट्रोल में जितने भी देश थे, जैसे कि भारत हुआ, वो फिर क्या हुआ, वहां पे अपने लिए रेलवे का निर्माण करने लगा। क्यों? क्योंकि सामानों को देश के एक मतलब जिस भी देश को अपना उपनिवेश बनाया, अपना गुलाम बनाया, उसके अंदर सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, देश के अंदर अलग अलग देशों के अंदर रेलवे का विकास हुआ। कई लोगों को ऐसा फील होता होगा कि जो ब्रिटेन है वो हमारे लिए एक अच्छा काम किया रेलवे को बना करके, जबकि उन्होंने अपने फायदे के लिए इस प्रकार का काम किया था कि जब वो भारत में रेलवे का निर्माण करेंगे, क्या होगा कि देश के एक कोने से सामानों को ले जाकर के दूसरे कोनों तक पहुंचाया जाएगा, और वहां से वो सामान जो है इजी तरीके से आपको जहाजों के माध्यम से वो ब्रिटेन को पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने अपने लाभ को ही देख करके कह सकता हूँ रेलवे का निर्माण किया था। आगे क्या बोला, 19वीं सदी के आखिरी में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्या बोला कि 20% से ज्यादा नहीं थी। यानी कि जितने भी ब्रिटेन के अंदर लोग थे उसमें ज्यादा लोग अब काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि कह सकता हूं उनको ज्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा था। जो व्यक्ति अपनी कंपनी खोलता था उनको ज्यादा फायदा होता था, ये सारी चीजें, और उनको काम भी ज्यादा करना होता था जो मजदूर वहां पे थे। आगे बोला कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। आगे क्या बोला, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी हुई, मशीनें क्या होती हैं, खराब होने लगती हैं, और उनकी मरम्मत पर क्या होता है, ज्यादा खर्च होने लगता है, और दोबारा से चीजें क्या होती हैं, कपड़ों पे लगभग मतलब गांव में कपड़ों का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब मशीनें बिगड़ने लगती हैं तो वहां पे कह सकता हूँ एक प्रकार से ज्यादा पैसा भी लगेगा, ज्यादा पैसा होगा तभी मशीनें जाकर के दोबारा से बन पाएंगी या निर्मित हो पाएंगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे होता क्या, जब मशीनें बिगड़ने लगती हैं तो जितने भी आविष्कारक थे, जो भी उनको बनाने वाले थे, उनके ऊपर धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगता है। आगे क्या है, आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा कि औद्योगिक विकास की नींव किस कच्चे माल ने रखी थी, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था स्टार्टिंग में जिसकी हेल्प से इंग्लैंड के अंदर कंपनियां विकसित होना स्टार्ट की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊन है, बिल्कुल नहीं, नायलॉन, जूट, ये भी नहीं, कपास इसका आंसर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या बोल रहा कि हाथ का श्रम और वापस शक्ति, यानी कि जब मशीनें बिगड़ना स्टार्ट हो जाते, पहले स्टार्टिंग में तो काम हाथों के द्वारा गांव में ही किया जा रहा था, बाद में क्या हुआ, मशीनें बनी, मशीनों से फिर कपड़े उत्पादित होने लगे,
बाद में ये मशीनें धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं। तो बिगड़ने के कारण क्या होता है, जो काम होता है वो दोबारा से गांव में शिफ्ट हो जाता है। गांव के लोग ही कपड़े का उत्पादन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही आपको हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, इसी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। क्या बोला, ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो लोग थे वो काम करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हुआ करते थे, बल्कि मशीनें आकर के उनके कामों को कम कर दी थी, उनके उत्पादन को कम कर दी थी। आगे क्या बोला, गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़े शहरों में जाया करते थे। जब श्रमिकों को बहुतायत होती है तो वेतन क्या होता है, गिर जाते हैं। जैसे मैं ये कह रहा कि कोई कंपनी है, वहां पे काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है, लेकिन मजदूर मिल नहीं रहा है, तो वो कंपनी क्या करेगी, मजदूरों को बुलाएगी और उनको ज्यादा सैलरी पेड करके या पे करके क्या करेगी, उनको काम कराएंगी। लेकिन जब वो क्या करते हैं, गांव से लोगों के कामों को छीन लेते हैं, अपने यहाँ कपड़ा उत्पादन करने लगेंगे, और वहां पे क्या होगा, मजदूर जो है वो खाली पड़ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो जब वो कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो कंपनी का मालिक होता है वो उनको कम पैसे दे करके ही काम कराएगा। क्यों? क्योंकि काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अगर एक व्यक्ति उसको मना करता है तो वो लोग उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को रख लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे क्या बोला कि इसीलिए उद्योगपतियों की श्रमिकों की कमी या भारी वेतन जैसे कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए, जिन पर बहुत ज्यादा खर्च आने वाला है। यानी कि मशीन अगर बड़ी लगाएंगे तो वहां पे उनको पैसा भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, जबकि मजदूर तो अवेलेबल है, तो वो लोग उनको कम पैसे दे करके ही काम को करा लेंगे। आगे क्या बोला, क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूर की दरकार रहती थी, वो लोग उनको बुला लेते थे। आगे क्या बोला, बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत के लिए भी मजदूर चाहिए, साफ सफाई के लिए भी चाहिए, सजावट का काम भी चाहिए। इनके बाद क्या बोला, जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता है वहां पे भी इन मजदूरों की जरूरत पड़ती है। यानी कि मजदूर अवेलेबल है, उनको अलग अलग टाइम पे लोग काम करने के लिए बुलाते थे। आगे क्या बोल रहा, हाँ यहाँ पे बोला कि कई सारे ऐसे काम, मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे डिजाइन होते हैं जिनको केवल हाथों के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसा कि आपको ये बनाया हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है हाथ से बुना कपड़ा। बोला हाथ से बुने कपड़े की महीन डिजाइन की मीलों में नकल नहीं की जा सकती, यानी कि जो छोटी छोटी डिजाइने इसके अंदर आपको दिख रही है इनको मशीनें नहीं बना सकती। वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। क्या बोला, बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों में एक जैसे किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन, यानी कि जो कह सकता हूं थोड़ा स्पेशल डिजाइन जो होती है किसी कपड़े के अंदर, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। बोला आकारों वाली चीजों की काफी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। 500 प्रकार के जब हथौड़े होंगे तो लोग क्या करेंगे, उसमें से अलग अलग चीजों को मतलब अलग अलग प्रकार के हथौड़ों को सेलेक्ट करेंगे। साथ ही में अलग अलग प्रकार के उनको जब कुल्हाड़ियां मिलेंगी तो वो क्या करेंगे, अलग अलग तरीकों से उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। बोला इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि मानवीय निपुणता की जरूरत होगी, यानी कि जो व्यक्ति इसमें माहिर है वहां पे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मशीनें हैं तो मशीनें क्या करेंगी, एक ही जैसे चीजों को कई सारे बना देंगे और उसमें अलग अलग प्रकार की डिजाइनें नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए वहां पे मजदूरों की जरूरत पड़ी। बोला कि ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीजों को तरजीह देते थे। तरजीह का मतलब जो लोग पैसे वाले लोग थे उनका मानना ये था, या फिर वे उन सामानों को ज्यादा खरीदने पे विश्वास रखते थे जिनको मजदूर बनाता था। मजदूर का मतलब जब वो उन चीजों को बारीकों से बनाएगा तो मशीनों से ज्यादा बेहतर बना सकता है, तो लोग उसको प्रीफर करते थे। वही आपका यहाँ पे लिखा गया है कि ये लोग क्या करते हैं, तरजीह देते हैं। बोला हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। बोला उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या बोल रहा, आगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा ये आपको एक बंदरगाह है, और बंदरगाह क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है, क्या, बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहां पे जहाजों की क्या होती है, मरम्मत होती है। एक ऐसी जगह होती है जहां क्या होता है, जहां पे जहाजों की मरम्मत की जाती है, जहाजों की मरम्मत की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी बंदरगाह क्या होते हैं। तो ये एक बंदरगाह है जहां पे आपको किनारों पे क्या है, जहाजें मिलती हुई दिख रही होंगी। आगे क्या है, आगे बोला मजदूरों की स्थिति। होता क्या है यहाँ पे, जब गांव में ये सारे काम दोबारा से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहां पे कुछ और चीजें परिवर्तन होता है, हम उस चीज को देख लेते हैं। बोला बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग जैसे मौसमी आधार पे घटती बढ़ती रहते थे, यानी कि जब मौसम आता था, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा, जिस प्रकार से मान लीजिए धान की खेती होती है, तो धान को जो धान की जब बुआई होती है तो वहां पे हमें मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है, यानी हमें मजदूरों ज्यादा चाहिए, यानी कि वो एक प्रकार से मौसम के अकॉर्डिंग हो गया। जब वो वैसे ही धान की बुआई हो जाती है तो वहां पे उन मजदूरों की जरूरत नहीं होती है। तो वही आपको यहाँ पे लिखा गया है कि मौसम के अकॉर्डिंग क्या होती है, मजदूरों की संख्या में कमी होती है या फिर वो बढ़ जाते हैं। बोला कि शराब खानों के जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था और उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। और क्या बोला, श्रमिक नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध थी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आई थी, जो मशीनें चल रही थी, जो व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हम, उनका मानना ये था कि ये जो मशीनें हैं ये हमारे कार्यों को पूरी तरीके से खत्म कर रही हैं, ये क्या है, हमें लाभ नहीं पहुंचा रही। किनका मानना था, ये मजदूरों का मानना था। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था इस प्रकार से तो हमारे सारे कार्य खत्म हो जाएंगे, तो हम अपना जो जीविका है उसको किस प्रकार से चलाएंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। क्योंकि उन्हें डर था कि इससे क्या होगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। महिलाओं ने ऊन कताई की मशीन, इसका ये आपको मशीन दिख रही होगी, इसका नाम है क्या, स्पिनिंग जेनी, का विरोध किया। ये एक प्रकार की मशीन है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है, स्पिनिंग जेनी। ये क्या होता है, ये कपड़ों की कताई करता था। कताई का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कपड़ों से रेशों को निकालना फिर बनाना, ये सारी चीजें होती थी। तो ये जो मशीन होती है, कई बार क्या होती है, ये महिलाएं जगह जगह पे जाकर के इन मशीनों को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये उनके कामों को पूरी तरीके से खत्म कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान देना है। उसी समय क्या होता है, सड़क होती है, रेलवे, सुरंग, जल निकासी, ये सारी चीजों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। बोला जिसमें रोजगार की आवश्यकता थी। अकेले परिवहन उद्योग में 1840 के दशक में मजदूरों की संख्या दोगुनी बढ़ोतरी हुई और अगले 30 वर्षों में पुनः दोगुना हो जाता है। यानी कि जब लोहे का काम स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग जगह पे रेलवे लाइन बिछने लगती हैं, सड़कें बनने लगती हैं, तो क्या होगा, जो मजदूर हैं, जो खाली बैठे, जो बेरोजगार हैं, वो क्या करेंगे, उन सारे कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे मजदूर धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीजें आपको ध्यान देना है। बोला स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाता है, मैं आपको बता दे रहा, ये आप याद रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्स ने इसका स्थापना किया था। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपने मशीन को देख लिया, वो क्या करता है, वो कपड़े को कताई करने का काम करता है। एक चीज, जब हाथों के द्वारा कपड़ों की कताई होती है तो याद रखिए उसमें एक बार में एक ही, जब छटाई हो जाएगी रेशों की, तो एक बार में एक ही बार ऐठन कपड़े को या धागे को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता था, इसमें अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे स्पिंडल्स दिख रहे होंगे, इनमें 8 होते थे टोटल और एक ही बार में ये 8 प्रकार के धागों को बना सकते थे। तो इसीलिए ये महिलाएं क्या करती हैं, इनका विरोध करते हैं, इनका कह सकता हूं, ये जो आपको मशीनें यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये आपको आंसर पता चल गया। इसके बाद क्या बोल रहा, ध्यान से देखिए, बोला उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश का मैं सिंपल सा मतलब बता देता हूं, इंग्लिश में इसको हम लोग कॉलोनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रिटेन क्या है, एक देश है, ये क्या करेगा, ये जो हमारा भारत देश था, भारत पे क्या करेगा, एक प्रकार से अपने अधिकार, अपने शासन को कर लेगा। यानी कि यहाँ का जो शासक होगा, यहाँ के जो लोग होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ का जो शासक होगा वो इसके ऊपर कब्जा किए हैं, ये लोग जो कहेंगे भारत वही करेगा। मतलब करेगा क्या, उनके अंदर जबरदस्ती ऐसा करवाया जाता है। तो इसी को हम कहेंगे कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोला, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, यानी भारत क्या है, इसके अंतर्गत आ रहा, तो उसके समस्त कार्यों का निर्देशन, यानी उसके अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और नियंत्रण शासक के देश का होता है, यानी ये जो शासक है इसके देश का होता है। बोला ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहते हैं, यानी भारत को इसका हम क्या कहेंगे, भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश है। भारत करीब 200 वर्षों तक इस प्रकार की चीजें में पड़ा हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उपनिवेश के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, उपनिवेश पूछ सकता है शॉर्ट में कि उपनिवेश किसे कहते हैं। आगे बोला कि उपनिवेश में औद्योगिकीकरण, यानी कि जब
जो देश है जो ब्रिटेन के कब्जे में है, जो ब्रिटेन के अधिकार में है, उन देशों के अंदर ये औद्योगिकीकरण जो है, मशीनों का जो विस्तार है, ये किस प्रकार से होता है। तो हमें वही चीजें यहाँ पे देखनी है। जैसे कि भारत के अंदर 1853 में रेलवे का निर्माण हुआ, तो उसको क्या कहेंगे कि वो भारत में एक प्रकार से औद्योगिकीकरण का काम स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं और ब्रिटेन रेलवे को यहाँ पे बिछा रहा, तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे हो रहा। तो वही चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्या बोला? ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति भारत में भी औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ। यहाँ क्या हुए? कारखाने, उद्योग धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे और मशीनी क्षेत्रों में भी विकास होने लगा, यानी कि यहाँ पे जो है मशीन डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे। बोला कि भारतीय कपड़ा उद्योग क्या है इसके अंतर्गत? बोला मशीनें आने से पूर्व भारत में क्या होता है कि रेशम और जो धागे होते हैं उनसे कपड़ों को हाथों के द्वारा बनाया जाता था। बाद में क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे ब्रिटेन अलग अलग मशीनों को लॉन्च करता है, ये जो कपड़े हैं ये मशीनों के द्वारा बनाए जाने लगती है। जो हाथ से बनाने वाले मजदूर थे उनके कार्यों को पूरी तरीके से छीन लिया जाता है और जो मजदूर है वो निहत्थे हो जाते हैं, बिना काम के हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। बोला मशीन आने से पूर्व विश्व बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की प्रमुखता थी। यानी कि जब भारत के अंदर मशीनों से कपड़े नहीं बनते थे, फिर भी भारत विश्व में अपनी पहचान बनाया था। किसकी हेल्प से? जो यहाँ पे सूती कपड़े बनाए जाते हैं उससे। बोला कि आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस, ईरान और मध्य एशिया यहाँ की वस्तुएं ले जाते थे और मछलीपट्टनम और हुगली पर महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करते थे। तो यहाँ से सामानों को, ये जो आपको यहाँ पे आर्मेनिया, फारस और यहाँ पे अफगानिस्तान, ये सारी देश देख रहे हैं, ये क्या करते हैं? सामान को दे देते हैं और उसके बदले कपड़े को ले जाते थे। यानी एक प्रकार से अदला बदली, विनिमय की दर कह सकता हूँ। क्या बोला कि 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों का भारत आ चुके थे। भारत में ये जो पुर्तगाली हुए, आपके डच हुए और कह सकता हूँ डेनिश हुए, ब्रिटेन वाले हुए, फ्रांस वाले हुए, ये लोग भारत में आना स्टार्ट कर चुके थे व्यापार के उद्देश्य से, जिससे व्यापार करने के लिए कुछ कंपनियों को एकाधिकार मिला। इसके परिणाम स्वरूप सूरत और हुगली बंदरगाहों के व्यापार में गिरावट आई तथा बॉम्बे और कोलकाता जैसे नए बंदरगाह का उद्भव हुआ। आपको पता है कि भारत में 1498 में सबसे पहला यूरोपीय आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाल का रहने वाला था। इसके बाद आपको पता है कि भारत में जो है डच आते हैं, इसके बाद अंग्रेज आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं, डेनिश, ये सारे लोग आते हैं। जब ये भारत में स्टार्टिंग में आते हैं तो इनका मेन काम था कि हम लोग भारत जा रहे हैं तो हम वहां पे केवल व्यापार करेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये भारत को देखे कि भारत अंदर से कमजोर है, कैसे कमजोर है? क्योंकि यहाँ के जितने भी राजा हैं अलग अलग क्षेत्रों में अपना राज्य करते हैं, उनका एक दूसरे से जो कह सकता हूँ एकता होती है वो बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या करते हैं? एक के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको दूसरे के साथ लड़ाएंगे, आपको जिताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। उसी की लालच में एक भारत का एक राजा दूसरे से लड़ता है और धीरे धीरे ये जो कंपनियां हैं उनके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देती। तो ये सारी चीजें होती हैं। यही बोला भारत में कपड़ा उद्योग किस प्रकार से आगे काम करता है। आगे क्या बोला? ये आपको एक फैक्ट्री दिख रही है जो कि बोला कि सूरत में स्थित एक ब्रिटिश फैक्ट्री है, जो कि 17वीं शताब्दी का चित्र है। तो ये याद रखिए, फिगर आप देख लीजिए, इसमें क्या याद रखना, बस केवल ये फिगर मैं आपको दिखाने के लिए लिया हूं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार की सूरत में स्थित कंपनी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। आगे क्या बोला? बुनकरों की स्थिति, यानी कि जो लोग कपड़े को बुनते थे उनकी क्या हालत होती है, देखिएगा ध्यान से। बोला भारतीय कपड़ों की यूरोप में बहुत मांग थी। यूरोपीय कंपनियां भारत के कपड़ों को क्या करती थी? निर्यात करते थे। निर्यात का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, इसको मैंने कल समझा दिया था। तो बोला विस्तार देना चाहते थे जिससे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है, यानी कि कंट्रोवर्सी होती है, एक दूसरे से होड़ हो जाती है कि कौन इन कपड़ों को ज्यादा मात्रा में लेके जाता है। बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरीके से खत्म कर देता। जब स्टार्टिंग में ब्रिटेन आया था और भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया नाम, पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये लोग भी भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन सारे लोगों को हराना स्टार्ट कर देता है। हराने के बाद खुद को वहां पे कब्जा कर लेता है और बाद में वो लोग भी व्यापार करते थे उनको भारत से निकाल फेंकता है और केवल खुद को व्यापार के तौर तरीकों पे चलाता है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला? व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया, यानी कि भारत से अगर कोई व्यापार करेगा तो वो केवल
अंग्रेज होंगे, केवल ब्रिटिशर्स होंगे। बोला बुनकर अपने गांव को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कंपनियां हैं वो मशीनों का उपयोग करने लगती है। यहाँ पे बोला कि गुमास्ता की नियुक्ति, अब याद रखिए गुमास्ता क्या होता है। तो बुनकरों ने काम करना बंद कर दिया था और उसी कपड़ों की मांग ज्यादा थी यूरोप में। तो ये जो अंग्रेज थे ये एक ऐसे व्यक्ति की कह सकता हूं कि नियुक्ति करते हैं जो क्या करेगा, अलग अलग जगहों से बुनकरों को बटोर करके उनको देगा और उसके बदले गुमास्ता जो होता है उसको पैसे दिए जाते। तो क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ों की गुणवत्ता, बुनकरों पर निगरानी तथा माल एकत्र करने के लिए गुमास्ता की नियुक्ति की। गुमास्ता गांव का किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध नहीं होता था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बुनकरों उनकरों पे ध्यान देता था कि कहाँ पे बना रहे हैं वो, उनको कहाँ बनवाना है, ये सारी चीजें वो लोग ध्यान देते थे। तो ये याद रखिएगा। आगे क्या बोला, मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर कह सकता हूँ एक प्रकार से इंग्लैंड का एक शहर है। और आज भारत में जो कह सकता हूँ अहमदाबाद है, भारत के गुजरात का अहमदाबाद, उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भारत का सबसे ज्यादा सूती कपड़ा उद्योग बनता है। तो याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आंसर होगा गुजरात का अहमदाबाद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप? मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बोला कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से कपड़ों का निर्यात में कमी आ गया। क्यों कपड़ों की निर्यात में कमी आ गया? क्योंकि भारत में जो भी कपास होते थे ब्रिटेन उनको अपने यहाँ ले जा करके उन्हीं कपास की हेल्प से मशीनों के द्वारा कपड़ों को बनाना स्टार्ट किया और उसी कपास को कपड़ों में चेंज करके जब वहां मशीनों से बन जाता था उसको भारत भेजते थे और भारत में उसे महंगों दामों पे बेचते थे। और भारत के जो बुनकर थे, जो कपड़े बनाने वाले थे, उनको तो काम मिलेगा ही नहीं क्योंकि कपास तो पूरी तरीके से ब्रिटेन चले जा रहे थे। तो इसी प्रकार हमारे ही चीजों को हमसे क्या है, हमसे छीन करके मशीनों द्वारा ले जाते थे, बना लेते थे और उसी को हमें महंगों दामों पे सेल कर देते। तो यही आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। बोला कि 1811-12 में सूती माल का निर्यात 33% था, जो 1850 में कितना रह गया, 3%। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुई यानी 1811-12 का टाइम था तो भारत में जो है सूती वस्त्र का निर्यात कितना होता था, 30%। और जब यहाँ से कितने साल बीत जाते हैं, 40 साल, तो आपको वहां पे दिख रहा होगा कि जो निर्यात है वो कितना रह गया, 3%, यानी 27% वो कम हो जाता है। बोला इंग्लैंड में कपास उद्योग 19वीं सदी में विकसित हुआ था। ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने सरकार पर सूती वस्त्र, बोला कि सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला जिससे मैनचेस्टर बिना प्रतिस्पर्धा के ब्रिटेन में माल बेच सके। यानी मैनचेस्टर जगह ऐसी थी, बोलते थे कि जब भारत से आपका कपास आ रहा तो वहां पे आप कीजिए जो आयात शुल्क होता है, मैंने पहले ही समझाया आयात शुल्क क्या होता है, तो उसको आप बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि सारे जो कपास है वो मैनचेस्टर में आएंगे, यानी जो शहर है वहां पे कपड़े बनेंगे। इसके अलावा सूती वस्त्र कहीं और नहीं बनेंगे। तो वो जो कह सकता हूं एक प्रकार से सूती वस्त्र कहीं और नहीं बनेगा तो उन सूती वस्त्रों को वो महंगों दामों पे बेच सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बोला 19वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात ना के बराबर हो गया था, लेकिन 1850 आते आते आयात में 31% सूती कपड़ा था और 1870 तक यह 70% हो गया। यानी कि जहां भारत कपड़ों का निर्यात करता था अब वो क्या करता, आयात कर रहा है। यानी कि कहां से आ रहा, वो ब्रिटेन से आ रहा। कब? 1850 में 31% है, 1870 में ये 70%। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20 साल के अंदर जो भारत में पहले तो हम निर्यात करते थे, वो लोग हमारे यहाँ से सारी चीजों को लेके चले गए, यानी ले जाते थे, वहां कपड़ों को बनाने लगे और बाद में हमारे यहाँ कपड़े बने ही नहीं तो हम क्या किए, उन्हें ब्रिटेन के द्वारा लेना स्टार्ट किए। 1830 में हम कितना आयात किए, 31%, और 20 साल बाद हम ये आपको दिख रहा होगा इसका ये डबल हो जाता है और डबल से भी ये ज्यादा हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन ने हमारा किस प्रकार से शोषण किया, किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन किया और औद्योगिकीकरण के कारण भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो आप देख रहे होंगे कि पहले हम लोग जहां निर्यात करते थे 33% 1811-12 में, वो यहां से 27 साल बाद आपका 3% हो जाता है। इसके बाद हम कपड़ों को आयात करने लगते हैं, मतलब मंगाने लगते हैं ब्रिटेन के द्वारा। हम कपड़ों का बनाया गया जो था उसको हम लोग यूज करते हैं। बोला कि 1850 में 31% था और यहाँ पे 70%। ये डाटा आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं। आगे बोला भारत से कच्चा कपास लेकर भारत को कपड़ा बना करके ही निर्यात करना, यानी हमारी चीजें हैं उसी को बनाते हैं और हम ही को महंगे दामों पे सेल करते हैं।
बोला कि इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भारतीय कपड़ों पर क्या बढ़ाया? निर्यात शुल्क बढ़ाएगा? नहीं नहीं, आयात शुल्क बढ़ाएगा क्योंकि वहां पे आयात शुल्क जैसे ही बढ़ेगा वहां पे सारे कपास जो है वो मैनचेस्टर में जाएंगे और वहीं पे कपड़े बनेंगे। जब वो भारत आएंगे तो आयात शुल्क का मतलब जब वहां जाएगा तो वो कपड़े क्या है, महंगे दामों पे आपके बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। आंसर आपको पता चल गया होगा कौन सा है, आंसर नंबर बी। आगे क्या बोल रहा, ये यहाँ पे आगे हम देखते हैं। आगे बोला कि कारखानों का विकास किस प्रकार से हुआ, भारत के अंदर कारखाने किस प्रकार से बने। आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले तो यहाँ पे कारखाने बनना स्टार्ट हुए, रेलवे बनना स्टार्ट हुए, फिर भारत के अंदर सारे कपास को ले जाकर के निर्यात और आयात में किस प्रकार से चीजें हुई, आपने उस चीजों को देख लिया। अब यहाँ पे बोला कि कारखानों का विकास कैसे होता है, तो बोल रहा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये स्लाइड। बोला कि भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई। भारत की पहली कपड़ा मिल कब बनी? 1854 में, वो भी कहां बनी? बंबई, यानी कि आज के मुंबई में बनी थी। तो ये आपको ध्यान देना है। बोला पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में बनी, यानी कि जूट मिल कहां बनी? बंगाल में 1855 में। और कपड़ा मिल कहां, पहली कपड़ा मिल कहां बनी? तो 1854 में बंबई में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोला कानपुर व अहमदाबाद में 1860 के दशक में सूती मिल खोली गई। मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं क्योंकि मैनचेस्टर में ज्यादा सूती कपड़े उत्पादित हुए, इसलिए अहमदाबाद में भी जब होने लगा तो इसको हम लोग मैनचेस्टर कहने लगे। और कानपुर को भी हम मैनचेस्टर कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं, जबकि पूरे भारत का अहमदाबाद और उत्तर भारत का कह सकता हूं मैनचेस्टर, कानपुर। इन चीजों को ध्यान देना है। बोला 1874 में मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल उत्पादन शुरू किया गया। ये आपको ध्यान देना है। ये सारे आपसे फैक्ट्स हैं, इनको पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो आपको यहाँ पे आपने पीछे देखा कि 1854 में कहाँ खुला था? बंबई में। 1855 में बंगाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1854। तो इसका आंसर डी हो गया। और यहाँ पे मैंने जो अभी आपको पीछे दिखाया वही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बोला आरंभिक उद्यमी क्या बोल रहा? आरंभिक उद्यमी का मतलब जो प्रारंभ में कार्य करने वाले लोग थे वो किस प्रकार। बोला कि 18वीं सदी में इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करते थे। यानी कि जो हमारे यहाँ से ब्रिटेन क्या करता था, अफीम को उठाता था और उसको चीन में ले जाकर बेचता था। बोला बदले में चीन से चाय इंग्लैंड भेजी जाती थी। मतलब हमारा देश है, हमारे देश से अफीम को उठाया और अफीम को ले जाकर के चीन में देते थे। चीन के अंदर से चाय को लेके आते थे भारत, और भारत के माध्यम से फिर वो उसको यूरोप से मतलब भेज देते थे। तो ये सारी चीजें होती। बोल रहा कि 19वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपति थे जिनका नाम है द्वारकानाथ टैगोर, जमशेद जी और ये नुसरवान जी टाटा, जो कि आपके रतन टाटा के फैमिली के हिस्से। आगे बोला शिव नारायण बिटला। ये सारे बड़े बड़े आपको यहाँ पे आज नाम सुनने को मिलते हैं। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि आप यहाँ पे टाटा के नाम से, टाटा को आपने सुना होगा कि उनके कई सारे प्रोडक्ट है। वही सारे लोग 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, अपने आप को एज ए इन्वेस्टर के रूप में स्टार्ट किए थे। बोला 1912 में जमशेदपुर में JN टाटा ने क्या किया था? भारत में पहली कह सकता हूं लोहा इस्पात संयंत्र का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कब? 1912 में इन्होंने बनाया था। बोला सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना की। इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है, ये चीजें ध्यान देनी है, फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने। अगर आप इन चीजों को आंसर में लिखना स्टार्ट कर देते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे इससे रिलेटेड MCQ है, तो ये क्या है? इसका आंसर आपको हुकुमचंद यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद कह सकता हूँ कि ये तीनों लोगों की इमेज है, आप ये चीजों को देख लीजिए। क्या लिखा गया मैं आपको बता दे रहा, छोटे यहाँ पे छोटे छोटे चीजें। ये आपको कौन दिख रहा? तो जमशेद जी भोये। इनका क्या बोला कि ये एक प्रकार के पारसी बुनकर के बेटे थे। उस समय बहुत सारे लोगों की तरह चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया करते थे। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 में ये क्या किया? अपने जहाजों को बेच दिए। जब बेचे तो उनको पैसा भी मिला और पैसे से ये क्या किया? इन्होंने व्यापार किया। ये द्वारकानाथ टैगोर दिख रहे हैं, इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका ये इमेज है। ये क्या करते हैं? अलग अलग जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये भारत के बड़े बड़े प्रकार के कह सकता हूं उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर है। यहीं पे आपको यहाँ पे टाटा दिख रहे होंगे। कौन कौन है? JN टाटा, RD टाटा, सर RG टाटा और बोला कि सर
ये इस प्रकार से कई सारे ये टाटा फैमिली के ग्रुप मतलब टाटा फैमिली के मेंबर्स हैं, ये क्या है आपस में सलाह कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से भारत में लोहा संयंत्र स्थापित करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला कि 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की स्थिति। अबे ये आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा, जिसके नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है मुख्य जॉबर। ये क्या करता है, भारत के लोगों को इकट्ठा करता है, कई सारे जिनको काम करना है उनको खोज खोज करके काम करवाता था। कैसे, कारखानों के विस्तार के साथ साथ ही श्रमिकों की मांग तो होगी, श्रमिकों ने कारखानों में काम करने की आशा, दूर तक यात्राएं की, और बोला कि लोग संयुक्त प्रांत बंबई कलकत्ता में काम करने की तलाश में जा रहे थे, लेकिन काम करना आसान नहीं था। मिलों में सीमित नौकरियां होने के कारण काम नहीं मिल रहा था। उद्योगपति ने मजदूरों को भर्ती करने के लिए एक जॉबर नियुक्त किया जो जरूरतमंदों को काम देता है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि कई सारे इन्वेस्टर ने क्या किया, अपनी अपनी अलग अलग कंपनियां खोली। तो कंपनियों, इसके अलावा जो ब्रिटेन की कंपनियां थी उनमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत जब नहीं थी, क्योंकि वहां पे मशीनों का उपयोग होता था। तो ऐसे जब भारत के उद्योगपति जो थे उनको जब जरूरत पड़ने लगी मजदूरों की, तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार का एक कह सकता हूं कि जॉबर को नियुक्त करते हैं। और ये क्या करता है कि ये उठा करके मतलब उठा करके जिनको जरूरत होती है उनको कंपनियों में काम दिलाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने कई सारे ऐसे आज वेबसाइट सुने होंगे जो आपको मतलब किसी लिंक के थ्रू आपको काम दिलाने में हेल्प करते हैं। सेम वही चीजें यहाँ पे एक प्रकार से ये बीच का कह सकता हूँ व्यक्ति था, ये क्या कराएगा, काम को दिलाएगा मजदूरों को। क्या बोला यहाँ पे एक शब्द है, बोला कि प्लाई शटल। ये क्या है, बोला कि यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था। बोला कि जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह 36 धागे, आपने ये देखा होगा किस प्रकार से इससे, इस फ्लाई शटर से आपका कपड़े बनते हैं। इसमें 7-8 मतलब कह सकते हैं 7-8 धागे एक ही साथ बनाए जाते। तो ये प्लाई शटल आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कौन यूज करता है, तो ये बुनकर लोग इसका यूज करते हैं। किसके लिए, कपड़ों को बनाने के लिए। जहां उनको ज्यादा टाइम लगता था वो इस फ्लाई शटर का यूज करके, ये फ्लर रहेगा तो इस फ्लाई शटर का यूज करके क्या करते हैं, कपड़ों को आसानी से बना लेते हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था, ये आपका कह सकता हूं एक प्रकार से जो हमारे बुनकर थे जो कपड़ा बनाते थे उनका ये हेल्प करते थे। होता क्या है कि एक जैसे मान लीजिए धागे कैसे होंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फैलाए जाएंगे और एक धागे इस तरीके से वर्टिकल, और इनको जब चलते थे तो ये आपस में बुन जाते थे, और बुनने से क्या होता है, कपड़ों का निर्माण हो जाता था। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला, छोटे उद्योगों की धीरे धीरे स्थापना होना स्टार्ट होती है। बोला बड़े उद्योग मुख्य रूप से बंगाल और बॉम्बे में स्थित है, देश के बाकी हिस्सों में छोटे उद्योग स्थापित हुआ करते थे। बोला 20वीं शताब्दी में नई तकनीकें फ्लाई शटल को अपनाया और धीरे धीरे कपड़े बनना स्टार्ट हो गए। बोला कि फ्लाइंग शटल एक प्रकार का बुनाई शटल था। यह औद्योगिक क्रांति के शुरुआती चरणों के दौरान बुनाई के मशीनीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी और इसने काफी व्यापक कपड़ों की बुनाई में मदद की। जहां हम एक कपड़े की कह सकता हूं धागे को निकालने में बहुत टाइम लगाते थे, एक कपड़ा बुनने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते थे, उसका कह सकता हूं ये मशीन क्या करते हैं, उसको एक हेल्प प्रोवाइड करती है बुनकर को, और वो कपड़ों को जहां दिन में मान लीजिए एक कपड़ा बनाता है, इसकी हेल्प से वो एक दिन में लगभग 10 कपड़ा बनाता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट थी बुनकरों के लिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हथकरघों में निम्न के प्रयोग से उत्पादन तेज हुआ, श्रम में गिरावट आई। किसके, फ्लाइंग शटल की वजह से। क्योंकि यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लाइंग शटल, क्योंकि इससे क्या होगा, कपड़े ज्यादा तेजी से बनेंगे, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रकार की चीजें आपकी होने लगती हैं। आगे लास्ट है कि भारत में विज्ञापन और बाजार। आज आपको पता है कि किसी भी चीज का कह सकता हूं कि प्रचार करने के लिए आप जानते होंगे कि एड चलाया जाता है। आपने यूट्यूब पे कई सारे ऐसे एड्स को देखा होगा जिसमें क्या है कि आप देखते हैं कि कई सारी चीजों का प्रचार किया जाता है, आपने उसको विज्ञापन के नाम पे सुना होगा। तो भारत में भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होंगी। ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है, जिसमें आपको सोप मिलेगा यानी साबुन, इस प्रकार की चीजें, उनके ऊपर क्या होता है, इन प्रकार की प्रतिमाओं को बनाया जाता है। जैसे सनलाइट हुआ, इसमें भगवान जी को बनाया गया, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे भगवान को यहाँ पे बनाया गया, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो प्रचार के लिए वो क्या करते हैं, ऊपर इस प्रकार की चीजें यूज करते हैं ताकि लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो। कब, जब स्टार्टिंग में ये सारी चीजें हुई तब, जब कंपनियों या कारखानों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हुई तब। तो क्या बोला, मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में जब कपड़ों को बेचना शुरू किया तो उन्हें कपड़ों पर मेड
मैनचेस्टर का लेबल या फिर कह सकता हूँ लोगों को लगाना शुरू कर दिया था। कभी कभी भारतीय देवी देवताओं की छवि भी इन लोगों पे या लेबलों पे लगा दी जाती थी, जिससे क्या हो, लोगों के अंदर ऐसा फील हो कि ये हमारे यहाँ का है और हमें इसको यूज करना चाहिए। इस तरीके की चीजें वो लोग किया करते थे। कौन? ब्रिटेन के लोग। आगे क्या बोला? विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का वाहक बन गए, जो उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देता था। यानी इस प्रकार की चीजें रहेंगी तो लोगों को ज्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट रहेगा, यानी कि ये हमारे देश की इमेजेस है, तो इन्हीं का उपयोग करके जो ब्रिटेन के लोग थे वो भारत में अपने सामानों को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं और इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं फिर से थोड़ा थोड़ा चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे मैंने औद्योगिकीकरण का युग बताया कि औद्योगिकीकरण जो है सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था और इसमें होता क्या है कि ये 1770 से 1840 के दशक में स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हुआ क्या कि नए नए कंपनियां बनना स्टार्ट हुई और कह सकता हूँ एक प्रकार से मशीनों का उपयोग होने लगा, जिससे क्या हुई, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इसी युग को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिकीकरण के नाम से जानते हैं। आगे आप मैंने यहाँ पे समझाया। इसके बाद आपको पता है औद्योगिक क्रांति से पूर्व क्या होते हैं? किसान जो है, जो काश्तकार हैं, जो बुनकर हैं, ये लोग कामों को घर पे करते थे, खुद से करते थे, इसमें लागत कम लगती थी। इस प्रकार की चीजें करते हैं। इसी को हम लोग आदि औद्योगिकीकरण से के नाम से जानते हैं। आदि औद्योगिकीकरण का मतलब औद्योगिकीकरण के प्रारंभ होने से पहले। आदि का मतलब होता है प्रारंभ होना। तो ये चीजें मैंने आपको बताई और मैंने बताया कि लंदन में जो है वो फिनिशिंग का काम होता है, कपड़ों के फिनिशिंग का, इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाने लगा। आगे क्या बोल रहा? आगे मैंने आपको बताया कुछ ये नए शब्द। आदि का मतलब प्रारंभ होना। स्टेपलर क्या होता था? ऐसा व्यक्ति जो कताई का काम करता था। आगे क्या बोला? फुलर जो चुन्नटों का काम करता था। कार्डिंग एक प्रकार की प्रोसेस होती थी कपड़ा बनाने को, काटने की, ये सारी चीजें। आगे क्या बोला यहाँ पे, मैंने क्वेश्चंस करा दिया और यहाँ पे आदि का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। और इसके बाद ये औद्योगिकीकरण जो पहली स्लाइड थी वही दोबारा से रिपीट हो गई थी। आगे यहाँ पे कारखानों का उदय, सारी चीजों को मैंने एक एक करके समझा दिया और मैंने आपको बताया यहाँ पे एक चीज कि 1840 से पहले जो ब्रिटेन है वो कह सकता हूँ कि सूती कपड़ों पे ध्यान दे रहा था, लेकिन उसके बाद वो कह सकता हूँ एक प्रकार से लोहे और इस्पात पे, इन सारी चीजों पे ध्यान देने लगता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और इस तरीके से आपकी ये जो आपका ये जो चैप्टर था इसको मैंने पूरे एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट दे दिया, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें फैक्चुअल थी। तो आपको याद रखना है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उनको मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी अगर सोशल साइंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के थ्रू वो अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।